ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਰਹੂਗੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਮੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦਰਸ਼ਕ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। वीर जी, जो वो लड़की है ना जिसके साथ ये घटना हुई है, वो शादीशुदा लड़की है, 20-21 साल की। उसका एक 2 साल का बच्चा भी है। जी। उससे उसकी शादी होने के बाद वो जिस कॉलोनी में वो रहती थी, उस कॉलोनी में एक लड़का था जो इससे प्यार करता था। वो इसके बिल्कुल पीछे लगा हुआ था। तो इसने मना कर दिया कि भई हम शादीशुदा हैं, रहने दो। उसको ही मना किया। फिर इसके लड़की के जो रिश्तेदार थे, उन्होंने मिलकर उस लड़के को समझाया कि भई ऐसा है, ये शादीशुदा, आप दूसरी शादी करो और किसी के साथ शादी करो, इसका पीछा छोड़ दो। वो नहीं माना। उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करके इस लड़की का नाम लिख दिया। अब जो परिवार वाले थे, वो बोले कि हमारा लड़का तेरी वजह से मरा, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। वो उस लड़के के परिवार वाले थे, जो लेडीज और वो जेंट्स जो उसको लड़की को उठा ले, वो इस लड़की के पीछे लग लिए। इन्होंने पहले भी 2-3 बार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बार-बार अपनी जगह बदलती रही है लड़की। बात कभी किसी जगह, कभी किसी जगह, वो बार-बार इसको ढूँढ लेते थे। अब की बात जो ये घटना हुई है, 26 जनवरी को हुई है ये घटना। और 26 जनवरी को दिल्ली हाई अलर्ट के ऊपर रहती है, क्योंकि गणतंत्र दिवस का दिन होता है। हाई जी। अलर्ट पे दिल्ली थी। बिल्कुल दिन में इस लड़की को उठाया, 6-7 महिलाएं और 2-3 पुरुष थे। लड़की को उठाया, रिक्शा में डाला, लेके गए। लड़की चीखी चिल्लाई भी है। क्या पुलिस वालों को सुनाई नहीं दिया? यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज आती है, गणतंत्र दिवस का दिन, हाई अलर्ट पे दिल्ली, लड़की को ले गए, उसके साथ बलात्कार किया पहले बारी-बारी 3 पुरुषों ने। उसके बाद उसके बाल काटे गए, उसको गंजा किया गया, जूतों की माला पहनाई गई और 40 मिनट तक बाजार में घुमाया गया। क्या 40 मिनट तक आस-पास कहीं पर भी पुलिस नहीं थी? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है ये। और दिल्ली में, देश की राजधानी में घटना घटित हो रही है। किसी अखबार वाले को, किसी मीडिया वाले को दिखाई नहीं दिया। अब आती है बात कि ना तो केजरीवाल ने कुछ बोला, फिर बोलते दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है। गृह मंत्री तो खुद पर्चे बांटने में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में। अपने पर्चे बांट रहा है वो तो, वोट दो, उसको वोट चाहिए। देश से कोई मतलब नहीं है इनको। इनको मतलब अपनी सियासत से, अपनी राजनीति से। अब बात करते हैं केजरीवाल की। केजरीवाल खुद पंजाब में वोट मांगने गया हुआ है। अब ये सियासत वाले ज्यादा क्यों नहीं बोले? एक तो नंबर एक चीज, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का कनेक्शन नहीं था। अगर इसमें हिंदू मुसलमान का कुछ ऐसा होता तो सियासत पूरी गर्मा जाती। अभी तक माहौल ही बदली हो जाता। हमने भी 2-3 दिन तक इंतजार करने के बाद फिर लाइव किया था। उसको फिर पहुंचे अपने निहंग सिख जो है ना, निहंग सिख वहां पे दिल्ली पे गए हैं। इन्होंने बोला हम भी एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे, हम बदला लेंगे। ये बोलने के बाद फिर प्रशासन हरकत में आया है। निहंग सिख नहीं बोले थे तब तक प्रशासन कोई हरकत में नहीं था। फिर प्रशासन हरकत में आया है। 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं और 10 औरतें हैं। 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तार किया है। हर बार की तरह बलात्कार जो करते, बलात्कार करते समय तो बालिग हो जाते हैं। जैसे उनको अरेस्ट करते हैं, आप पीछे के केस भी उठा के देखो, जब जिनको गिरफ्तार किया गया नाबालिग है, नाबालिग का ये टैग है ना, ये लग जाता है। क्या बलात्कार करते समय वो नाबालिग नहीं होता? सोचने वाली बात है। पुलिस उसको नाबालिग किस लिए, जिसने बलात्कार किया, चाहे वो 14 साल का है, 16 साल का, कोई नाबालिग नहीं है। बराबर की सजा उसको मिलनी चाहिए। एक डिमांड रखी थी, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं इंसाफ देंगे, निहंग सिखों ने बता दिया हम तो इंसाफ देंगे। ये अच्छी चीज लगी निहंग सिखों की। लेकिन जो अब बात करें हम केजरीवाल की या अमित शाह की, कि केजरीवाल से आप अगर सवाल करोगे, केजरीवाल जवाब देगा दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के। और केजरीवाल से गृह मंत्री से बात करेंगे तो दिल्ली में हुई है, दिल्ली का सीएम केजरीवाल है। मतलब कि सियासत, ये हर चीज में सियासत करते हैं। इसलिए हमने अपनी एक आवाज उठाई थी। निहंग सिखों ने उस आवाज को सुना, उस लड़की को घर पे गए, उसके पिताजी को पग पहनाई गई, तलवार जो अपनी दफ्तार पे करते हैं वो भेंट की गई और उनको बोल के आए थे कि घबराना नहीं, हम साथ खड़े हैं। फिर ये प्रशासन कैसे हरकत में आ गया? सोचने वाली बात है ये।
ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ मंगण गए हुए ने, गंभीर ये चिंता का विषय है ना एक। बिल्कुल चिंता विषय। एक तो लोगों की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि इनको, मैंने इसलिए एक चीज बोली थी, लोगों ने बोला था ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए। यहाँ पर है ना, जो सऊदी अरब में कानून है ना, कोई बलात्कार करने पर उसको काटने की वो जो घटना, मैंने इसलिए बोला था कि ऐसा कोई भी आदमी हो, किसी भी जगह का, किसी भी समाज से हो, अगर किसी लड़की के साथ ऐसी अवानियत करता है, उसको 30-40 मिनट तक पीटा गया बेल्टों से, डंडों से, आप वीडियो देखोगे ना, वीडियो देखने के बाद मैं सच्चाई बताता हूँ, अपनी एक रात में सो नहीं पाया वीडियो देखने के बाद। पूरी रात में सोचता रहा कि आज के समय में भी इतनी विकृत मानसिकता के लोग हैं कि अगर एक बच्चे ने कुछ कर लिया, जबकि समझाया गया था उस बच्चे को, अरे गलती उनके बेटे की है, जब उसको समझा दिया था, उसको लेके उस माँ के अंदर इतना, मतलब वो हुआ कैसे कि एक लड़की के साथ इतनी, वो देखो उसका 2 साल का बच्चा है। मेरे पास भी जैसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, वो भी गलत हो गया था, लड़की ने सुसाइड नहीं किया है, वो अपने बच्चे के साथ जिंदा तो रहेगी, लेकिन आप सोच के देखो, अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है तो हम क्या करेंगे। नियम सिखों ने तभी बोला था कि इसका बदला लेंगे, या तो ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिसमें लड़की के साथ अगर ऐसी हैवानियत की जाती है ना, उसको सरेआम फांसी दे दो, तब कुछ सारा हाथ मिलेगी। नहीं तो हमारे देश में सबको पता है, कानूनी प्रक्रिया इतनी लचर है कि 15-20 साल तक केस चलता रहेगा और लोग ऐसे ही करते रहेंगे। जब जी तक कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਠੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ घर ने, की कुछ है ਹੁਣ? जी, वो एमएसपी के लिए बैठे हुए थे किसान, हरियाणा की कुछ जथेबंदियां एमएसपी की मांग के लिए सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए थे। आज वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहते थे। वहां से दिल्ली पुलिस ने उनको उठाया, सिंगू पे ले आके, सिंगू पे लेके आने के बाद हरियाणा पुलिस को बुलाया और उनको हरियाणा पुलिस के पे सौंप दिया। उनको गाड़ियों में भर के अभी हरियाणा के अंदर बैठाया हुआ है उनको। वो वहां पर भी अपनी नारेबाजी तो कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, अगर हमने गलत काम की कर रहे हैं हम, तो हमारे को गिरफ्तार करो, हमारे ऊपर केस बनाओ। नहीं तो भाई, अभिव्यक्ति की आजादी तो सभी को, भाई एक मांग लेके बैठे हैं अपनी एमएसपी की। अब दिक्कत ये थी ना, वहां पे लोग कम रह गए, 15-20 लोग थे। अगर वहीं पर हजारों लोग होते तो उनको कोई नहीं उठाता। फिर सोचने पर मजबूर हो जाती पुलिस प्रशासन भी, सोचता फिर कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। वो लोग कम थे, इसलिए उनको दिल्ली पुलिस ने उठा दिया। यहाँ से हरियाणा पुलिस ने उनको पकड़े हुए, सिर्फ 2 पुलिस वाले उनके साथ बिठा दिए, ये दिल्ली की तरफ नहीं जाने चाहिए। उनको यहाँ पे हरियाणा में रोका हुआ है अभी। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ तक? अब देखा ऐसा वीर सिंह, जैसे ये जो अपनी जत्थेबंदियां वापिस आए, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक तरह से दिखा रहे हैं हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया किसानों पे। कौन सा एहसान कर दिया? कौन सी लड़ाई जीत ली इनने? ठीक है, 3 कानून आए थे, उन कानूनों को रद्द करवाया है। असली लड़ाई जो थी वो थी एमएसपी की। एमएसपी, पूर्ण कर्ज माफी, C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, ये थी असली लड़ाई। और तभी किसानों का कुछ फायदा होता। अब ये 3 कानून आए, ये रद्द हो गए, तो आगे अगर सरकार बनेगी तो फिर आ जाएंगे कानून। इसका मतलब फिर इसी के लिए लड़ेंगे हम। असली लड़ाई थी हमारी एमएसपी की और खरीद गारंटी कानून की। उस लड़ाई को छोड़ के कुछ जत्थेबंदियां लग गया अपना, हम चुनाव लड़ेंगे, हम तो नेता बनेंगे। नेता बन के, आज से पहले जितने भी नेता बने हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, आप पूरी सियासत को उठा के देखना, वो किसान, गरीब, मजदूर और जवान का नाम लेके ही नेता बने हैं। क्या किसी नेता ने बोला अगर मेरे को नेता बनाओगे तो मैं देश को लूट लूंगा? किसी ने भी नहीं बोला। अगर वो ये बात पहले ही बता देगा तो उसको नेता कौन बनाएगा? ये किसानों का, जवानों का, मजदूरों का नाम लेकर नेता तो बन जाते हैं। ये फिर उसी दलदल में जा रहे हैं, वहां पे जाके फिर ये राजनीति करेंगे। फिर ये कौन सा किसान की मांग उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो ये इन्होंने क्या था, इस आंदोलन के जो मूवमेंट एक बना था, तब भी बोला गया था कि अभी रुक जाओ। बोला नहीं, ज्यादा लंबा समय हो गया, हम फिर आएंगे। अब फिर कैसे आएंगे? उनमें से 22
जत्थेबंदी पंजाब की और अपना एक 23 ये हरियाणा से गुरनाम चढ़ूनिया ये जाके चुनाव लड़ने लगा। ये अपने चुनाव में व्यस्त है। कुछ जत्थेबंदियां हरियाणा की जो एमएसपी के लिए बैठ गई थी, वहां पे धीरे धीरे लोग एकदम से एकत्रित नहीं होते, धीरे धीरे लोग जुड़े थे। इन्होंने सोचा भी हम जंतर मंतर पे जाके एक बार अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, उससे लोगों को जागरूकता आएगी। लेकिन वहां से दिल्ली पुलिस ने इनको उठा के हरियाणा पुलिस को सौंप दिया, लोग पहुंच नहीं पाए। बड़े नेता तो इसलिए नहीं बोल रहे, वो चुनाव में व्यस्त हैं। हकीकत ये है, छोटे जो बोल रहे, एक दो जो बोलता है कुछ करता है, उसको पुलिस प्रशासन तंग कर देता है। पुलिस प्रशासन नेताओं की चमचागिरी करता है, इससे आगे कुछ नहीं कर रहा फिलहाल। ਹੁਣ ਉਹ किसान ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ गए। हाँ, अभी वो किसानों को छोड़ तो रखा, छोड़ क्या रखा है, एक टाइप से नजरबंद कर रखा है उनको। पुलिस वहां पे बैठी है उनके चारों तरफ, और उनको इधर हरियाणा में बिठा बैठा रखा है। समालखा एक जगह है, वहां पे बैठाया हुआ है, और चारों तरफ पुलिस खड़ी है कि अगर ये दिल्ली की तरफ जाएंगे तो उनको उठा के फिर हरियाणा में लेके आना है। जो ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। जी हरियाणा वाले हैं सभी। ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਬਣੂਗੀ ਅੰਦੋਲਨ ਟਾਈਪ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਹੀ ਲੜਾਂਗੇ। वीर जी, कोई भी जो जैसे ये आंदोलन हुआ था, इतना बड़ा आंदोलन किसी ने सोचा नहीं था हो जाएगा। कोई भी बड़ी मूवमेंट जो बनानी होती है ना, वो एकदम अचानक से नहीं बनती। उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ता है, एक समय रखना पड़ता है। इस समय पे कॉल देंगे, एकदम से अचानक से उठ के सभी को चलना है, तभी मूवमेंट बनता है। और इन्होंने इनको भी बताया था, भाई ऐसा पहले मूवमेंट बनाओ, लोगों को जागरूक करो। लोग जागरूक तो हैं वीर जी, लेकिन आगे नहीं आना चाहता। पहले कोई सोचता है कि 2-4 उठेंगे, उनको पुलिस पकड़ लेगी, केस लगा देंगे, केसों से डरा देते हैं। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए कुछ कर रहे हो तो केस भी लगेंगे, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। ये तो एक हकीकत है, अगर आप सही में लड़ना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपको फिर नहीं लोगों के लिए लड़ना नहीं है और पैसे बनाने हैं, तो आप राजनीति में जाओ, सीधी बात है। लोगों को बस ऐसे ही बहकाते रहो कि हम तुम्हारा भला करेंगे, पैसे के पैसे बनेंगे और नेता के नेता बन जाओगे। ऐसा ही कुछ किया 23 जत्थेबंदियों ने, एक हरियाणा 22 पंजाब की, वो अपनी उस पर मूवमेंट पे आ गए। लेकिन जोगेंद्र सिंह उगराहा और किसान संघर्ष समिति पंजाब की 2 बड़ी जत्थेबंदियां हैं, किसान मजदूर संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहा। ये लोग अभी मूवमेंट बनाएंगे और एक बड़ा मूवमेंट बनाएंगे। एमएसपी की लड़ाई तो लड़ी जाएगी, एमएसपी के बगैर किसान का भला हो ही नहीं सकता। एमएसपी और खरीद गारंटी कानून के बिना कभी भला नहीं होगा किसान का, ये उनको भी पता है। लेकिन उसके लिए समय थोड़ा लगेगा। ये मूवमेंट उठेगा जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा पंजाब से, ये मूवमेंट दोबारा शुरू होगा। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ऐसा है वीर जी, लोग बुलाते हैं कि आओ, बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, लेकिन उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे। स्थिति से यहीं का पता लग जाता है। कोई भी बड़े से बड़ा मंत्री, इनका मंत्री विधायक किसी गांव में ही नहीं जा पा रहा, घुस ही नहीं पा रहा है। वो सीधा बोल रहे हैं, पहले ये बताओ तुमने किया क्या है। 5-7 साल हो गए, तुमने किया क्या आज तक? कुछ भी नहीं किया है। बस ये विकास विकास, वो विकास है कहाँ पे? सड़कें टूटी हुई हैं, रोजगार है नहीं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 2 साल से आर्मी की भर्ती भी नहीं खुल रही है। 2 साल से इन्होंने आर्मी की भर्ती को बंद किया हुआ। जिन बच्चों की उम्र निकल जाएगी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा इस देश में। जो बच्चे 19-20 साल के थे, जिनका 1 साल बचा हुआ था भर्ती होने में, 21 साल तक की बच्चा भर्ती होता है, वो 23-24 साल के हो जाएंगे। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? अभी तक सरकार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमने भी डीसी को ज्ञापन सौंपा था कि बच्चों की उम्र निकल रही है, 2 साल से कोई भर्ती नहीं खुल रही है, आप उसके लिए क्या करोगे? तो उन्होंने बोला, डीसी ने बोला था ठीक है हम आगे भेजेंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि बच्चों को उम्र में छूट दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। ये सबसे जरूरी बात है ये, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है। जिन बच्चों की उम्र निकलेगी वो क्या करेंगे अब? वो तो जो 2-3 साल तक बच्चा हार्डकोर मेहनत करता है आर्मी में सिलेक्शन होने के लिए, सबको पता है फिजिकल टफ होता है, पुलिस की फौज की तैयारी करता है, उसमें उसकी उम्र निकल गई और अभी तो पता नहीं कितने साल तक और बंद रखेंगे इन भर्तियों को, ये भी तो नहीं पता है ना। तो उसके लिए प्रसाद या सरकार क्या कर रही है? किसी से जवाब लेंगे, प्रधानमंत्री वोट मांगने में व्यस्त, गृह मंत्री वोट मांगने में व्यस्त, फिर सरकार कौन चला रहा है? ये देश की सरकार है या नेता बीजेपी की सरकार है, समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਵੀ ਆਇਆ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖਰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ये पूरे देश को बेचना चाहते हैं वीर जी। ये देश को बेचेंगे, अपना झोला पैक करेंगे और चले जाएंगे। आने वाली जो सरकार है वो रोएगी, फिर देश की स्थिति नहीं संभल पाएगी। अगर आप लोगों को देखोगे ना, लोगों के बीच में जाओगे, लोगों में एक जुनून, एक जोश, एक इतना मतलब गुस्सा है। अगर वो जिस दिन एक साथ फूट गया ना, पूरा युवाओं का, बुजुर्गों का एक साथ गुस्सा फूट गया, तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, कोई भी सरकार हो, उसकी सबसे पहली अहमियत होनी चाहिए। और पिछले 7 साल से इन्हीं 3 चीजों के लिए कुछ भी नहीं किया है हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सरकार ने। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कोई ध्यान दिया ही नहीं है। गंगा में तैरती लाशें इनको दिखाई नहीं देती। लोगों को जमीन में गाड़ा है, जब पानी नीचे उतरा है तब पता लगा इतने लोग मर गए देश के अंदर, उनकी लाशें मिल रही है जमुना में, गंगा में। ये लोग करना क्या चाह रहे हैं? ये पूरे देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं वीर जी। सच्चाई ये है, बीजेपी को जब तक नहीं भगाया जाएगा तब तक देश का विकास, देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਪਕ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੋਕ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਉੱਠੂਗੀ ਉਹ ਨਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਖਰ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? बीजेपी को एक तरह से पूरा देश पूरी बीजेपी को ही सौंप दिया था, और तो कोई इनका ना विपक्ष था ना और कुछ था। कभी भी अगर आपको देश सौंपना, देश का प्रधानमंत्री बनाना, ऊपर सरकार होनी चाहिए। मिलीजुली सरकार जो रहती है ना, वो ही थोड़ा बहुत काम करती है, क्योंकि उसके ऊपर जनता का प्रेशर भी रहता है। दो चार जिसके भी मंत्री होते हैं भाई, इनको तोड़ देंगे, नहीं तो इनको, इनसे इस्तीफा दिलवा देंगे। ऐसे मिलीजुली, एक तो जो अपने क्षेत्रीय दल होते हैं ना, क्षेत्रीय दल होते हैं जैसे हरियाणा में भी हैं, अपने पंजाब में भी हैं, उत्तर प्रदेश, अपने क्षेत्रीय दलों को मजबूत करो और वहां से अच्छे को चुन के भेजो। और सरकार कोई भी हो, मिलीजुली ही ठीक रहती है। एक अकेली कोई भी पार्टी अगर पावर में आएगी तो वो ऐसे ही देश का सत्यानाश करेगी। वो, उनको पता है मंत्री कोई भागना नहीं है और कुछ होना नहीं है, तो वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं फिर। और जो मिलीजुली सरकार होती है उसके ऊपर लोगों का एक प्रेशर रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो क्षेत्रीय दल अपने होते हैं, क्षेत्रीय दलों को जब तक मजबूत नहीं करोगे, सिर्फ 2 ही बातें देखते हैं लोग, या कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, या कांग्रेस या बीजेपी। तीसरी आज तक कोई इतनी बड़ी पार्टी आई है जिसने बनाया हो भाई हम ये हमारा प्रधानमंत्री आ जाएगा? लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं। और जब तक लोग अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होता है, हमारा एक दबाव रहता है, एक प्रेशर रहता है। अभी आपको छोटी सी घटना बताते हैं पंजाब की। गुरदासपुर में मंत्री चुन दिया था वो सनी देओल, जो फिल्मों वाला है। क्या वो एक भी दिन गुरदासपुर के अंदर आया बनने के बाद? एक भी दिन कभी उसने आके कोई काम, लोगों की कोई समस्या सुनी? बताओ आप, एक बार भी सुनी हो तो? और जबकि उसकी बराबर में जो खड़ा था वो एक किसान का बच्चा था, उसको हरवाया दिया था। लोग जो ये देखते हैं ना कि बस फिल्मों वाले ये भला करेंगे, नहीं करेंगे। भला आपको खुद करना है और आपको खुद को चुनना है। आप अपने बीच में से एक ऐसा चुनो जो आपका भला कर सके, और उसके ऊपर प्रेशर भी रखो कि नहीं, हमारी बात आगे रखनी है, संसद में रखनी है, इस बात को मनवाना और हमारे काम करवाने हैं। लोग ये तो देखते नहीं है, या तो अपनी एक दारू की बोतल में वोट बेच देते हैं, या चंद रुपए में वोट बेच देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये देश का भला करेंगे। कहां से भला करेंगे वीर जी? हम अपनी वोट बेच देते हैं। जब तक हम चुनना नहीं सीखेंगे, बात कैसे मनवाएंगे? जी बिल्कुल। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया गलबात ਦੇ ਲਈ। धन्यवाद वीर जी। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।